हे एवरीवन, जो आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम। छोटी क्लासेस में आपने जरूर ये हिस्टोग्राम टर्म पहले देखा होगा। ये ग्राफ का एक बहुत वेरी पॉपुलर टर्म है, जिसके अंदर क्या होता है ना कि डेटाज की फ्रीक्वेंसी को एक रेक्टेंगुलर बार्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है ना कि डेटाज को विजुअली रिप्रेजेंट करने का एक वन ऑफ द तरीका है। अगर आप में से किसी को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो मैं एक डायग्राम से समझा दूंगा कि हिस्टोग्राम कैसा दिखता है। सो बेसिकली इस डायग्राम को ही ना हम हिस्टोग्राम कहते हैं। सो आपको ना एक एरे दिया जाएगा और एरे के अंदर उस हर एक एलिमेंट जो है एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करेगी। आपने उस एरे के करस्पॉन्डिंग एक हिस्टोग्राम बनाना है और बताना है कि उस हिस्टोग्राम में मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया कौन सा पॉसिबल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको एक एरे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और इस एरे के करस्पॉन्डिंग ना हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो अब यहाँ पे देखोगे कि हमने इस एरे के करस्पॉन्डिंग ना हमने एक हिस्टोग्राम बना दिया है। तो हमने करना क्या है कि इस हिस्टोग्राम में जो मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल है उससे हमने वो वाला एरिया जो है रिटर्न करना है। इस हिस्टोग्राम के हर एक बार का जो लेंथ है जो वो एरे का एलिमेंट ही है। सो नो डाउट हर एक बार अपने आप में एक रेक्टेंगल है। सो वो परफेक्ट कैंडिडेट है एक मैक्सिमम रेक्टेंगल होने का। नॉट जस्ट दैट ओनली, हम एक ये वाला भी रेक्टेंगल क्रॉसपॉन्डिंग कर सकते हैं। अभी जैसे इसका हाइट 2 है तो इस 2 हाइट कहाँ तक इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ तक इंक्लूड कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द ऑल्सो परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द रेक्टेंगल। ठीक इसी तरह से एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल और पॉसिबल है, तो ये भी एक रेक्टेंगल पॉसिबल है। ठीक इसी तरह से 1 हाइट का ये सबको इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगल पॉसिबल है। इसी तरीके से जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी रेक्टेंगल्स में जो सबसे मैक्सिमम एरिया है वो एरिया ही हमें रिटर्न करना है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल, जो सबसे मैक्सिमम एरिया जो पॉसिबल है वो है 12। वो है 4 हाइट का और 3 ये बार इंक्लूड कर सकता है, दैट इज ये 12। इसी 12 को जो है हमने रिटर्न करना है। बेसिकली यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका क्या है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्टिमल वे तो छोड़ो, जब मैंने इसका टॉपिक टैग देखा था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व होता है तो नो डाउट उसमें स्टैक तो था, पर स्टैक से सॉल्व कैसे करूं। मैं तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स भी नहीं सोच पा रहा था। पहले ब्रूट फोर्स सोचता तब ना उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करने के तरीके में बढ़ता, बट स्टैक का अप्रोच तो छोड़ो, मैं इसको ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मोस्ट ऑफ द जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं जो नया नया इस कोड में आता है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करते हैं ना, तो उनके दिमाग में हेजिटेट तो होता ही है कि इस पर्टिकुलर थोड़ा सा तो हिचकिचाहट होता ही है कि इसे ब्रूट फोर्स से भी कैसे सॉल्व करें। एनीवेज, अगर मैं आपको एक लंबा सा एक एरे देता हूँ, आई मीन लंबा सा एक हिस्टोग्राम बना करके दिखाता हूँ और उस पर ना हम कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोड को छोड़ते हैं, कोड को अभी साइड में रखते हैं। पहले हम ना थिंकिंग पे थोड़ा सा बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर को हम सॉल्व कैसे, मतलब अप्रोच कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। पहले उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। भाई मैंने ना यहाँ पे एक लंबा सा हिस्टोग्राम बनाया आपको बस ये फील करवाने के लिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम जब मान के चलो हमको कुछ कोडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगा है, हमने जो इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर देना है, कुछ कोड वर्ड का कोई अप्रोच नहीं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपका अप्रोच कैसे होता है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं। नो डाउट जितना भी इसका एलिमेंट है वो सब आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है, एक मैक्सिमम एरिया होने का पॉसिबिलिटी है। पर हमने देखा इस डिस्कशन में भी देखा कि रेक्टेंगल ना बार्स का इंक्लूड करके भी बन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बन रहा था, जैसे यहाँ पे एक बन रहा था और एक जैसे यहाँ पे बन रहा था। इसी तरीके से और भी इसमें तो ढेर सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमने वो मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको आई होप मैं आपको क्लियर कर पा पाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोड को भी साइड में रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जैसा हम सोचते हैं, अपने थिंकिंग में सोचते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मान के चलो कोई बीच का बार उठाता है, शुरुआत से नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपको एक ये वाला बार दिया होता, आप ये वाला बार अपने आप में तो एक कैंडिडेट है ही कि मैं मैक्सिमम रेक्टेंगल हो सकता हूँ। इसकी साइज देख पा रहे होगे 3 है, आई मीन हाइट इसकी। ओके, तो ये कितने लोगों को और इंक्लूड कर सकता है सो दैट कि ये मैक्सिमम रेक्टेंगल अपने आप को बना पाए। तो ये लेफ्ट में तो नहीं जा सकता, आई मीन राइट में तो नहीं जा सकता, पर लेफ्ट में इसको भी इंक्लूड कर सकता है, इसको भी इंक्लूड कर सकता है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकता।
है ना। तो ये पर्टिकुलर बार, रेक्टेंगुलर बार, अब इसको इंक्लूड कर सकता है और इसे भी इंक्लूड कर सकता है, और अपने राइट में किसी को इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और बार लेके देखते हैं, जैसे मान के चलो इसको लेके देखते हैं, इसकी भी हाइट 3 है, तो ये कितने लोगों को इंक्लूड कर सकता है सो दैट कि इसका एरिया जो है मैक्सिमम हो। ये इसे भी इंक्लूड कर सकता है, इसे भी इंक्लूड कर सकता है, इसे भी इंक्लूड कर सकता है, और अपने आप को तो कर ही सकता है। आप यहां पर क्यों रुक गए, आप यहां पर भी क्यों रुक गए, मतलब ये पर्टिकुलर बार यहां तक गया और ये पर्टिकुलर बार यहां तक गया। आप कुछ सोच पा रहे हो, आई होप आपको दिमाग में कुछ क्लियरिटी हो रही होगी कि हम यहीं तक ही क्यों गए, यहां तक क्यों गए। हम किसी भी बार को उठाते हैं, जैसे मान के चलो इसी को उठाते हैं, ये पर्टिकुलर बार कितने लोगों को अपने आप में इंक्लूड कर सकता है सो दैट कि इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। मैं यहां तक जा सकता हूं, यहां तक जा सकता हूं, इस तरफ मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूं, अपने आप को तो कर सकता हूं ऑफकोर्स, इसको भी इंक्लूड कर सकता हूं, इसे भी और इसे भी, इसको नहीं कर सकता, यानी ये यहां तक जाएगा। आई होप यार आप समझ पा रहे होगे। अगर आपने यहाँ पे गेस कर लिया ना, देन कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपको फीलिंग आ रही है स्टैक को इसमें कैसे सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक बार के जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट सर्च कर रहा हूँ, दैट्स इट भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं हर एक बार का जो सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इन द राइट एंड इन द लेफ्ट, मैं वही सर्च कर रहा हूँ। आप कोई भी बार उठा लो, जैसे मान के चलो मैं इसको पिक करता हूँ, इसे पिक करता हूँ, तो मैं इसके लेफ्ट में सबसे पहला जो इससे स्मॉलेस्ट हो, मैं इसे इंक्लूड कर सकता हूँ। ये तो इंक्लूड होगा ही ऑफकोर्स, मैं इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे से कम हो गया। मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे कम हो गया। तो मैं इस पर्टिकुलर बार को लेकर के सिर्फ इतने ही एरिया को कैलकुलेट कर पाऊंगा, यानी हर एक एलिमेंट अपने इमीडिएटली नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को ढूंढेगा और प्रीवियस स्मॉलेस्ट को ढूंढेगा। जितने भी बार को वो इंक्लूड कर सकता है, उससे नंबर ऑफ बार्स को मैं कैलकुलेट करके और उस पर्टिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करके मैं नंबर ऑफ एरिया की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंड दैट्स इट, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यही करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसका ब्रूट फोर्स भी आप गैस कर पा रहे होगे कि मैं हर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालूं, प्रीवियस स्मॉलेस्ट निकालूं, और उस पर्टिकुलर नेक्स्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट निकाल करके उसे सब्ट्रैक्ट करके उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके मैं एरिया निकाल दूंगा। नो डाउट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट का ही बेस है, मतलब ये उसी के बेसिस पे बनता है। पर उस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट के प्रॉब्लम में क्या था ना कि हम वैल्यूज के ऊपर खेल रहे थे। अब इस पे वैल्यूज के ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे, हमें नंबर ऑफ बार्स चाहिए ना, हमें तो नंबर ऑफ बार चाहिए, आप वैल्यूज लेकर के क्या करोगे। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, छोटा एग्जाम्पल लेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, हम इसी पे डिस्कशन थोड़ा सा और आगे करेंगे और आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कि कोड कैसे होगा, नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ। अगर आपको क्लियर हो गया तो भाई आप वीडियो को अभी पॉज कर दो और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने वक्त भी देखा था। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने जितने भी एरेस हैं उन सभी एरेस के अंदर रखे एलिमेंट्स को ना मैंने हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करके लिख दिया। और इसके बाद हम जितना भी अभी इंट्यूशन देखेंगे, सारे अप्रोचेस देखेंगे, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड होगा। इसको समझाना और समझना दोनों ही आसान है। तो अब अभी तक हमने जितना भी देखा था, मतलब प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में क्या करते थे ना कि हमारा सारा जो अप्रोच था वो वैल्यूज के ऊपर रिवॉल्व करता था। हम करते क्या थे कि हर एक एलिमेंट क्या जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट है उसकी वैल्यूज के ऊपर हम खेल करते थे। जैसे मान के चलो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बार को उठाता हूँ, जैसे 4 को ही पिक करते हैं, सो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट अभी तक क्या करता था कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में क्या होता था कि इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू जो इससे छोटी हो वो इसमें, अभी इस एग्जांपल में क्या है 1 है, तो इसके लिए एग्जांपल नेक्स्ट स्मॉलेस्ट की आंसर हो जाएगा 1 और प्रीवियस स्मॉलेस्ट क्या होता था, क्या हो जाएगा 2। सो इसके लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2। अगर आप देखोगे तो 2 और 1 से मेरा कोई कुछ खास मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू से मुझे लेना देना है नहीं। 2 और 1 से मैं कैसे एरिया निकाल पाऊंगा, लेकिन इनके इंडेक्सेस से मेरे को बहुत फायदा होगा। अगर आप गौर करोगे तो 4 का जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है वो है 1 और 1 का इंडेक्स क्या है 5। सिमिलरली 4 का जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट है वो है 2 और 2 का इंडेक्स क्या है 1। अगर आप इनके डिफरेंस लेकर के इसमें -1 कर दोगे तो मुझे नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे जिनको मैं इंक्लूड कर सकता हूं इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैं करूंगा क्या कि 5 दैट इज इंडेक्स ऑफ 1 विच इज नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड इंडेक्स ऑफ 2 दैट इज
प्रीवियस स्मॉलेस्ट की वैल्यू का इंडेक्स 1। 5 माइनस वन माइनस वन मैंने इसलिए किया ताकि मुझे नंबर ऑफ बार्स मिल जाए जिनको मैं इंक्लूड कर सकता हूं विथ 4। तो अगर आप इनको घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 3, दैट इज 1 2 3। आप इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो और इसका एरिया आ जाएगा 12। 3 आया इसको सब्ट्रैक्ट करने से इंडेक्सेस को, और 4 आया आपके करंट एलिमेंट की वैल्यू, तो हो जाएगा 4, दैट इज 12। आपने यही रिटर्न करना था। आई होप आपको मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अभी मैं जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट था और प्रीवियस स्मॉलेस्ट था उसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको। ओके, और कहाँ कहाँ पे थोड़े छोटे चेंजेस करने हैं कोड्स के अंदर इन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट n_s, दैट इज नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को मैं इसके ऊपर कैसे रन करता हूँ। हमारा एरे है 6 2। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के डिस्कशन में हमने देखा था कि क्या होता था ना कि हर एक जो आपका ये एरे है, हर एक एलिमेंट जो है अपने आगे आइटरेट करता था, हर एक एलिमेंट अपने आप में आगे आइटरेट करता था। तो यहाँ पे रिपीटेड वर्क होता था, तो रिपीटेड वर्क होता था तो हम क्या करते थे, अपने आइटरेशन को उल्टा कर देते थे। मैंने पूरा वीडियो में समझा रखा है कि मैंने इसको उल्टा क्यों किया, आप जाकर के जरूर चेकआउट कर देना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट वाली वीडियो में। शायद लास्ट वीडियो में ही मैंने वो वीडियो बना रखा है। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना आइटरेशन राइट टू लेफ्ट करेंगे और एक मैं वेक्टर बनाऊंगा, स्टैक बनाऊंगा, और उस स्टैक के अंदर जो पहली वैल्यू होती थी वो होती है -1। -1 का होना मतलब स्टैक खाली होना। मैं इसलिए इसके अंदर -1 इंसर्ट करता था ताकि मुझे ना एंड में चेक ना करना पड़े कि मेरा स्टैक खाली है कि नहीं, मैं उस चेक से बच जाता था। आप सब कुछ मिल जाएगा, आप उस वीडियो में जाकर के जरूर आप चेकआउट करना। तो सबसे मेरा करंट वैल्यू पहला कौन सा एनकाउंटर होगा, वो हो जाएगा 6। 6 देखेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की जो वैल्यू नहीं इंडेक्स। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में अब तक हम क्या करते थे कि स्टैक के अंदर ना हम वैल्यूज को इंसर्ट करते थे। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू पे काम नहीं है, अभी हमने देखा कि हमने इंडेक्सेस पे काम है, तो हम इसके अंदर जो है इंडेक्सेस को पुश करेंगे। तो मैं अब मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप उसको ध्यान से सुनना। मेरा करंट वैल्यू है 6 चेक करेगा कि स्टैक में रखे टॉप की जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं वो इंडेक्स है एक्चुअल में, तो स्टैक में रखे टॉप का इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या मुझसे छोटी है। अगर छोटी है तो वो मेरा कंसिडरेबल आंसर होगा, अदरवाइज -1। तो 6 देखेगा कि स्टैक में रखे टॉप के इंडेक्स मुझसे छोटी है, स्टैक के टॉप पे तो कोई आंसर ही नहीं है। -1 है टॉप पे, स्टैक के ऊपर टॉप का होना -1, स्टैक के टॉप पे -1 का होना यानी स्टैक खाली होना, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा -1। और अगले एलिमेंट को पिक करने से पहले आपकी जो भी इंडेक्स की वैल्यू है ना, इंडेक्स को जो है आप स्टैक के अंदर पुश कर दो। सो मैं इंडेक्स लिख देता हूं 6। सो करंट वैल्यू है 6, तो 6 का जो इंडेक्स है वो भी 6 है, कोइंसिडेंस। सो 6 को जो है आप स्टैक के अंदर पुश कर दो और अगले एलिमेंट पे चले जाओ। अगले एलिमेंट जाने से पहले स्टैक के अंदर अपने करंट वैल्यू को करंट वैल्यू के इंडेक्स को जो स्टैक के अंदर आपने पुश कर दिया। अगला एलिमेंट है मेरा 1। ओके, सो स्टैक का अभी करंट वैल्यू क्या बोलेगा, क्या स्टैक पे रखे टॉप का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू मुझसे छोटी है। सो स्टैक के टॉप पे रखा है 6 इंडेक्स है, तो 6th इंडेक्स पे रखा हुआ है 6 क्या छोटा है मेरे 1 से, दैट इज फॉल्स। तो आप इसको पॉप करो, पॉप करते ही स्टैक हो गया खाली, स्टैक हो गया खाली, स्टैक पे हो गया -1, दैट इज आपके राइट पे कोई भी आपसे छोटा नहीं है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आपका नहीं है, तो आपके लिए वैल्यू हो जाएगी -1। और अगले एलिमेंट को पिक करने से पहले आप इस करंट वैल्यू के इंडेक्स को स्टैक के अंदर पुश कर दो। 1 है और इसका इंडेक्स है 5, तो स्टैक के अंदर आ जाएगा 5 और आप अगला एलिमेंट चुन लो, दैट इज 5। अब 5 बोलेगा क्या स्टैक पे रखे टॉप के इंडेक्स पे रखी वैल्यू, स्टैक का टॉप जो इंडेक्स है उस पे रखी वैल्यू क्या मुझसे छोटी है। स्टैक के टॉप में है 5, 5th इंडेक्स पे रखा है 1 क्या छोटा या बराबर है, छोटा है, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली स्मॉल चाहिए ना, इसीलिए स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू है, स्टैक पे रखे टॉप की इंडेक्स है 5 और इस इंडेक्स पे रखा है 1 छोटा है मेरे करंट वैल्यू से 5, दैट इज ट्रू। तो आपके लिए मेरा आंसर हो जाएगा 5, है ना। हम यहाँ पे इंडेक्सेस आप कंसिडर कर रहे हैं, नॉट दी वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने से पहले आप अपने इंडेक्स की वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो करंट वैल्यू है 5 और करंट वैल्यू है 5 और 5 का इंडेक्स है 4, तो 4 आ जाएगा स्टैक के टॉप में। अगला एलिमेंट चुन लो, अगला एलिमेंट क्या है 4 देखेगा क्या स्टैक में रखे टॉप के इंडेक्स की वैल्यू मुझसे छोटी है।
स्टैक के टॉप में इंडेक्स है 4, 4 पे रखा हुआ है 5, 5 क्या छोटा है या बराबर है मेरे करंट वैल्यू 4 से? फॉल्स, सॉरी यहाँ पे ट्रू हो गया, ओके यहाँ पे हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो इसको पॉप कर दो। अभी स्टैक के टॉप में इंडेक्स है 5, 5 पे रखा है 1, 1 क्या छोटा या बराबर है मेरे करंट वैल्यू से 4 से? ये हो गया ट्रू। अगर ऐसा ट्रू हो जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा स्टैक पे रखा टॉप की वैल्यू, दैट इसके लिए भी आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, और अगला एलिमेंट चुनने से पहले अब करंट वैल्यू के इंडेक्स, दैट इज करंट वैल्यू 4 और 4 का इंडेक्स है 3, तो स्टैक के टॉप में आ जाएगा 3। ठीक है, और अगला एलिमेंट चुन लो, अगला एलिमेंट है क्या है 5, तो अगला एलिमेंट हो जाएगा मेरा 5। 5 बोलेगा क्या स्टैक के टॉप में रखा इंडेक्स की वैल्यू मुझसे छोटी है? स्टैक के टॉप में कौन सा इंडेक्स है? 3, 3 पे कौन सी वैल्यू है? 4, 4 क्या छोटा है मेरे करंट वैल्यू से? दैट इज 5, ट्रू है ना, ट्रू हो गया। तो मेरा करंट इस 5 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा 3, तो मैं इस 3 को यहाँ पे रख दूंगा। ओके, और अगला एलिमेंट जाने से पहले मैं अपने करंट वैल्यू के इंडेक्स, दैट इज करंट मैं 5 पे था और इस 5 का इंडेक्स है 2, तो 2 आ जाएगा स्टैक के टॉप में। ओके, और अगला एलिमेंट चुन लो, दैट इज अगला एलिमेंट है 2, तो आ जाएगा 2 यहाँ पर। 2 बोलेगा क्या स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू, स्टैक के रखे टॉप की एलिमेंट पे रखी वैल्यू, आई मीन इंडेक्स पे रखी वैल्यू मुझसे छोटी है? तो स्टैक के टॉप में क्या है अभी 2 है, और 2 पे क्या रखा है वैल्यू 5, 5 क्या छोटा है करंट वैल्यू 2 से? फॉल्स, इसको पॉप करो। 3 पे क्या रखा है 4, 4 क्या छोटा है 2 से? पॉप। फिर अगला एलिमेंट टॉप पे क्या है 5, 5 पे क्या रखा है 1, 1 जो है छोटा है मुझसे, है ना, 5 है इंडेक्स, 5th इंडेक्स हो गया टॉप पे, और 5th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, 1 छोटा है 2 से, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा स्टैक का टॉप, दैट इज 5। हमें इंडेक्सेस पे खेलना है, वैल्यू पे नहीं, ध्यान रखना। और अगला एलिमेंट चुनने से पहले करंट वैल्यू के इंडेक्स, दैट इज 1, 1 को जो स्टैक के अंदर पुश कर दो। फिर अगला एलिमेंट चुन लो, दैट इज 6, 6 बोलेगा क्या स्टैक पे रखे टॉप का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू मुझसे छोटी है? टॉप पे अभी 1 है, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 2, 2 क्या छोटा है या बराबर है मेरे करंट वैल्यू से? 6, आई मीन 6, सॉरी, तो 6 जो है बड़ा है 2 से, यानी 2 छोटा है, यानी स्टैक पे जो टॉप का जो इंडेक्स है, स्टैक पे रखा टॉप पे जो इंडेक्स है उस पर रखी वैल्यू 2 जो छोटी है मेरे करंट वैल्यू 6 से, तो ये हो गया ट्रू। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1। दैट इज इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अब चेंज हो गया, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अब इसको इंडेक्स कर देता है, तो वो हो जाएगा 1 5 3 5 5 -1 एंड -1। आप देख पा रहे होगे 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है 2, 2 का इंडेक्स क्या है 1। इसी तरह 2 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है 1 और इसका इंडेक्स क्या है 5। 5 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 4, 4 का इंडेक्स क्या है 3, इसलिए 3। इसी तरह से 4 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 1, इसका इंडेक्स है 5। 5 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है उसका इंडेक्स क्या है 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 1 और 1 का इंडेक्स क्या है 5। 1 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट तो कोई भी नहीं है तो -1। 6 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं है तो इसके लिए -1। आई होप यार आपको समझ में आया होगा कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैसे करना है और इंडेक्सेस के साथ इसका कैसा अप्रोच है। ठीक इसी तरह से हम प्रीवियस स्मॉलेस्ट के लिए भी करते हैं। प्रीवियस स्मॉलेस्ट का भी सेम है ना, जैसा आपको पता है प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स के लिए भी सेम अप्रोच है, बस इसमें चेंज क्या होगा कि जैसे प्रीवियस स्मॉलेस्ट के लिए भी सेम ही अप्रोच है जैसा हमने इसके लिए किया, बस इसमें चेंज क्या होगा कि हम जो है अभी राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे। वैसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रिपीटेड वर्क कर रहे थे। अभी जैसे मान के चलो आपका एक एरे है, हर एक एलिमेंट के लिए मुझे प्रीवियस स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं पीछे जाऊंगा, इस एलिमेंट के लिए मैं पीछे से चेक करूंगा, फिर इस एलिमेंट के लिए मैं फिर से पीछे जाऊंगा, तो यहाँ पे रिपीटेड वर्क हो रहा है, इसलिए मैं उल्टी तरफ से मतलब सीधी तरफ से जो है इटरेशन करूंगा। बाकी सारा अप्रोच सेम है। और अगर आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे इसके लिए मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यूज आई सारी, ये इंडेक्सेस आए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, आई मीन इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा -1। आप देख पा रहे होगे भाई कि इस पर्टिकुलर एरे के लिए जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट के सारे इंडेक्सेस हैं वो होंगे -1 -1 1 1 3 -1 5। क्यों? क्योंकि 6 के लिए प्रीवियस में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है तो -1,
2 के लिए भी पीछे इसके कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है तो इसलिए -1। 5 के लिए जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट है वो है 2 का इंडेक्स है 1, सो यहाँ पे 1 आया। 4 के लिए जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट है वो है 2, उसका इंडेक्स है 1, इसलिए यहाँ पे 1 आया। ठीक इसी तरह से 5 के लिए जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट है वो है 4 और 4 का इंडेक्स है 3, तो यहाँ पे 3 आया। 1 के लिए इसके प्रीवियस में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है तो -1। 6 के लिए इसके प्रीवियस में एक ही स्मॉलेस्ट है डेट इज 1 और उसका इंडेक्स है 5, तो इसलिए यहाँ पे 5 है। आई होप यार मैं आपको क्लियरली समझा पाया होगा। ये ड्राई रन बहुत जरूरी था कोर्ट में जाने से पहले। सो अभी तक जो हमने देखा कि हमारा जो एरे हुआ करता था ये, उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग मैंने प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स हमने निकाला। अच्छा, एक छोटा सा चेंज और यहाँ पे करना पड़ेगा कि जब कभी भी हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालते हैं ना तो हमें -1 को जो है उसके साइज से रिप्लेस कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा क्योंकि एरे का साइज 7 है। अच्छा, हम लोग ये इसलिए करते हैं ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम होता है, ओके ये हमारा हिस्टोग्राम है, तो हम करते क्या है कि हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हम इसके इंडेक्सेस को फाइंड करते हैं। तो जब हमें नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट निकालना होता था तो हम -1 से रिप्लेस कर देते थे, और जब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना होता था तब भी हम -1 से रिप्लेस कर देते थे। पर ऐसा अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे दिक्कत ये होगा ना कि जब हम इन लोगों का डिफरेंस करेंगे, ओके जब हम इनका डिफरेंस करेंगे ना तो हमें नंबर ऑफ बार्स जिन्हें हम इंक्लूड कर पाएंगे उनमें निकालने में दिक्कत होगी। अभी जैसे मान के चलो 1 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट भी -1 था और प्रीवियस स्मॉलेस्ट भी -1 था। अगर आप इन दोनों का -1 करोगे ना तो 0 हो जाएगा, है ना, -1 -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा और कट जाएगा 0, तो दिक्कत होती है वहाँ पे। सो उससे बचने के लिए हम करते क्या है ना कि जब भी एरे होता है, हमारा ये एरे है तो एरे के यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और ये n-1 पे एंड होता है, और इससे पहले होता है -1 और इसके बाद होता है n दैट इज साइज ऑफ द एरे। तो जब कभी हम डिफरेंस निकालते हैं ना तो उनसे दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे मान के चलो 1 के लिए क्या था, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट था -1 और प्रीवियस स्मॉलेस्ट भी था -1, तो डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को इसके साइज से रिप्लेस कर दूं और प्रीवियस स्मॉलेस्ट को -1 ही रखने दूं, यानी यहां से, तो n - n-1, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ कितने बार्स मुझे इंक्लूड करने हैं, है ना। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान के चलो ये वाला वो बार था, है ना, ये -1। अभी -1 दोनों ही केस में होता है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट में, तो डिफरेंस निकालने में बार्स कितने नंबर ऑफ बार्स को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, दिक्कत होती ना। अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे इसका साइज दैट इज 7, तो 7 - 1 कितना होता है, 7 - 1 दैट इज 8 - 1 दैट इज 7, मतलब मैं 7 बार्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। इसलिए भाई ना मैंने जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है ना उसको -1 को जो है उसके साइज से रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया। एनीवेज, उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे मैं एक बार बना लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस एरे के क्रॉसपॉन्डिंग मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना दिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसा काम करना होता है। देखो जैसे यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, दैट इज नेक्स्ट स्मॉलेस्ट माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट -1। तो अगर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 -1 और -1 करोगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी 1। यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब है आप सिर्फ एक ही बार को इंक्लूड कर सकते हो। आप देखो इस एग्जांपल में जो ये वाला है, हमें इसी को इंक्लूड कर रहा है 6, ये 6 है, 2 5 4 5 1 एंड 6। ओके, सो हम इस पहले इंडेक्स पे जब जाएंगे, मतलब 0th इंडेक्स पे हम जब रहेंगे तो आप सिर्फ इसे ही इंक्लूड कर पाओगे। मेक सेंस। सो ये वही 1 आया है। ओके, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगला मूव करेंगे 5 - 1 दैट इज 5 - 1 इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 होएगा 5। अभी देखो यहाँ पे कैसे 5 दिखता है। अभी 2 क्या है, कितने लोगों को इंक्लूड कर सकता है, खुद को तो कर ही सकता है, अपने आगे भी एक कर सकता है, इसे भी, इसे नहीं कर सकता क्योंकि इसे छोटा हो गया। तो कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5, तो ये भाई वही 5 है। अगला बढ़ता है 5 I mean सॉरी
इस पर्टिकुलर पे है ना, तो 3 माइनस वन माइनस वन, 3 माइनस वन माइनस वन, इसे करोगे तो आपको आएगा 1। ठीक है, अब ये 1 क्या है आप देख पा रहे होगे, इस हिस्टोग्राम में वो जो 5 है अपने आप में ही वो मैक्सिमम अपने आप में ही मिनिमम है, वो किसी को इंक्लूड नहीं कर सकता, दैट इज ये वही 1 है, तो यहाँ पे आया 1। आगे बढ़ते हैं, 5 माइनस वन माइनस वन, 5 माइनस वन माइनस वन, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिलेगा 3। यानी ये पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज ये, यानी ये बार, ये कितने लोगों को इंक्लूड कर सकता है, 3 लोगों को इंक्लूड कर सकता है अपने आप को मिला के, किससे, 1 2 3। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बार जिसे आप रेक्टेंगल बोलोगे और आप दोनों लोगों को इंक्लूड कर पाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 3। ओके, इसी तरह से 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। ओके, यानी ये अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं और किसी को साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि 1 आने का मतलब साफ है भाई कि आपके आगे और पीछे आपका नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट इंडेक्स और इमीडिएट लेफ्ट इंडेक्स और इमीडिएट राइट इंडेक्स, आप दोनों ही आपसे छोटे हैं, आप किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसा इस केस में भी हुआ था। अगला आप चुनते हैं, वो अब आ जाएगा 1। 1 क्या बोलेगा कि 1 क्या बोलेगा, 7 माइनस 7 माइनस 1 7 माइनस माइनस 1 दैट इज 7 माइनस माइनस 1 माइनस 1। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 7, यानी आप 7 बार्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने साथ, और वो 7 बार मुझे दिख भी रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, सिमिलरली 6 के लिए भी 6 क्या बोलेगा, आई मीन 6 क्या बोलेगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पे इंडेक्स है 7 और प्रीवियस स्मॉलेस्ट है 5, यानी 7 माइनस 5 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा वैल्यू 1। यानी आप अपने आप को ही सिर्फ इंक्लूड कर सकते हो और वो हमें हिस्टोग्राम में दिख भी रहा है, ये अपने आप को इंक्लूड कर सकता है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है जो इससे बड़ा या बराबर हो। सो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1। अब डिफरेंस तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पर एरिया चाहिए। अभी एरिया कैसे निकालेंगे, जो जितना भी आपका बार इंक्लूड है उसको आप करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 इंटू 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 इंटू 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5, 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 6 6। अब इन सब में मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम कौन है, 12, तो हमने बेसिकली यही 12 रिटर्न कर देना है। आई होप यार मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट से क्या लेना देना है, इसमें स्टैक कैसे इंक्लूड हो जाता है। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और आई होप मैं आपको उसमें मैंने सक्सेसफुली समझा भी पाया होगा। तो आप डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ, डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो सबसे पहले हम ना जो हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट हमने कोड देखा था लास्ट वीडियो में, आप वो जरूर जाके चेकआउट करना। मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि आप चेंजेस देख पाओ कि क्या कहाँ हमने चेंजेस किए थे। ये जो नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ये लास्ट वीडियोस के ही हैं, ये इंडेक्सेस अभी कैलकुलेट नहीं हो रहे, इसमें सारे काम जो है वैल्यूज के ऊपर हो रहे हैं। देखो हम स्टैक के अंदर हम करंट वैल्यू को पुश कर रहे हैं, वो चाहे प्रीवियस स्मॉलेस्ट हो या फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, हम करंट वैल्यू को पुश कर रहे हैं। अब हम चेंज क्या कर देंगे, यहाँ पे इंडेक्सेस को पुश करेंगे और यहाँ पे हम करंट वैल्यू को कंपेयर ना करके, आई मीन यहाँ पे नहीं, स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे। हम इस पर्टिकुलर स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू को हम अपने जो यहाँ पे एरे आ रहा है इसके अंदर हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के चेक करेंगे कि क्या स्टैक का टॉप जो इंडेक्स है उस पर रखी करंट की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी या बड़ी या बराबर है, जो भी है उसके ऊपर अपना ऑपरेशन करेंगे। डायरेक्ट बढ़ते हैं अब अपने मेन कोड की तरफ। ये है वो जो कोड जो मैंने अभी आपको ड्राई रन करके दिखाया था। सो सब कुछ सेम भाई। सबसे पहले प्रीवियस स्मॉलेस्ट देखते हैं कि उसके हर एलिमेंट के लेफ्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से कौन सा छोटा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक एरे वेक्टर बनाता हूँ, स्टैटिक बना देता हूँ ताकि मैं इसके इंडेक्सेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँ। ओके, सबसे पहले मैं एक स्टैक बनाता हूँ, स्टैक के अंदर मैं -1 पुश कर देता हूँ। फिर मैं लूप चलाता हूँ जो लेफ्ट टू राइट जाता है, मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो सबसे पहले मैं करंट एलिमेंट को चुनता हूँ और मैं चेक करता चलता हूँ कि मेरा स्टैक के टॉप में -1 ना जाए। अच्छा हाँ, मैं इस वाले कोड में यहाँ पर -1 चेक नहीं कर रहा था। ओके, मैं डायरेक्टली वैल्यूज को कंपेयर कर रहा था। वो ऐसा इसलिए ना क्योंकि वहां पे काम मेरा वैल्यूज के साथ था, तो आसानी से मैं चेक कर पा रहा था। पर यहाँ पे ना इंडेक्सेस पे काम है,
ठीक है, क्योंकि मैं वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक लगाना जरूरी हो गया। तो मैं चेक करते जाऊंगा कि क्या स्टैक के टॉप पे -1 तो नहीं है, और स्टैक का जो टॉप है उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू दैट इज वेक्टर एट स्टैक टॉप, स्टैक के टॉप में तो इंडेक्स है। अच्छा, इसे आप ऐसे भी समझा सकते हैं, मतलब मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे हमने 11th में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ा था, पहला चैप्टर था फिजिक्स का। उसमें क्या होता था ना कि हम सेम यूनिट की वैल्यूज के साथ ही कंपैरिजन करते थे। अलग अलग जब चीज़ें हो जाती थी ना, मतलब अलग अलग यूनिट्स हो जाते थे, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। यानी मीटर को आप मीटर के साथ ही कंपेयर करोगे, किलोमीटर्स को जो है किलोमीटर के साथ ही कंपेयर करोगे। आप मीटर को किलोमीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। या तो मीटर को किलोमीटर के फॉर्म में लिख दो, या फिर किलोमीटर को मीटर के फॉर्म में कर लिख दो। यहाँ भी वही सेम सीन है भाई। अभी स्टैक के टॉप में क्या है, इंडेक्स है। आप इंडेक्स को एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, यानी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स को। मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल इन द वन वर्ड। सो स्टैक पे रखा है इंडेक्स, तो क्या स्टैक के टॉप में रखा है इंडेक्स, मेरे स्टैक के टॉप में रखी इंडेक्स की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से बड़ी या बराबर है। अगर बड़ी या बराबर है तो भाई उसको पॉप करते चलो। पॉप करने आने के बाहर आने के बाद मेरे स्टैक के टॉप में हमेशा 100% श्योर होगा वो इंडेक्स जो होगा ना, वो मेरे करंट एलिमेंट से छोटा ही होगा, और नहीं होगा तो -1 होगा। -1 होगा तो मतलब आपके लेफ्ट में कोई भी आपसे छोटा नहीं है, तो -1 यहाँ पे टॉप में आ जाएगा और वो आंसर में असाइन हो जाएगा। और अगले एलिमेंट को चुनने से पहले यहाँ पे वैल्यू हम पुश कर रहे थे, आपको याद होगा, देखो हम यहाँ पे करंट वैल्यू पुश कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स को पुश करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स गया हुआ, बस भाई यही अंतर है। और एट द एंड में अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सेम स्टोरी विद दिस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। मैंने यहाँ पे वैल्यू का मतलब फंक्शन का नाम भी चेंज कर दिया, यहाँ पे आई लगा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इंडेक्सेस के साथ काम हो रहा है। सेम स्टोरी है भाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं अपने वैल्यू को, करंट वैल्यू को पिक करता हूँ आई से, और स्टैक के टॉप पे चेक कर दे रहा हूँ कि मुझे -1 तो नहीं मिला, -1 नहीं मिला। एंड स्टैक का जो टॉप वाला इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से बड़ी या बराबर है। अगर ऐसा है तो भाई उसको पॉप करते जाओ। ओके, पॉप करते जाओ। और जैसे आप इस पूरे लूप से टूट के अगर बाहर आओगे तो 100% श्योर होगा जो टॉप पे रखा इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी ही होगी। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉप के एलिमेंट को जो है आंसर एट आई पे असाइन कर दूंगा, और अगले एलिमेंट को चुनने से पहले मैं करंट इंडेक्स को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। हम पहले वैल्यूज को पुश कर रहे थे, आपने जैसे देखा भी, और एट द एंड में आंसर को रिटर्न कर दूंगा। अब ये है वो गेट मैक्स एरिया। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रीवियस स्मॉलेस्ट आई और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आई को जो है मैं वेक्टर और इस साइज के साथ में सेंड कर देता हूँ। और मुझे ये पक्का पता है कि ये मुझे जो वेक्टर रिटर्न करेंगे, और मैं इस पूरे वेक्टर में अपना सारा डिफरेंस निकाल करके एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का जो माइनस आई है, मुझे इसको साइज के साथ रिप्लेस करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी समझाया था, वैसा इसलिए करते हैं ना ताकि डिफरेंस निकालने में आसानी हो। जैसे मैंने आपको कोड भी समझाया था भाई, बड़ा आसान था। तो सबसे पहले मैं एक आंसर वेरिएबल बनाता हूँ, जो उसको मैं इनिशियली इंट मिन जो है असाइन कर देता हूँ। और मैं करता क्या हूँ, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एट आई माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एट आई -1 इंटू वैल्यू एट आई। इससे मेरे को हर एक का एरिया मिल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे कर भी रहे थे। मैं हर एक जैसे मुझे नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यहाँ से मिल जाएंगे, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट में यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि जहाँ जहाँ भी मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में -1 था, मैं उसके साइज से जो है रिप्लेस कर देता हूँ। असल में ये साइज, ये एरे है, यहाँ पे -1 है, और इसके इमीडिएट बाद वाला इंडेक्स ही मैं चुनता हूँ। ठीक है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और मैं करता क्या हूँ, एक लूप चलाता हूँ, मैं एरिया निकालता हूँ और चेक करते जाता हूँ कि जैसे ही मेरे टेम्प की वैल्यू मेरे आंसर से बड़ी होती है, मैं आंसर में असाइन कर देता हूँ। पूरा लूप चल जाने के बाद मेरे आंसर में इस हिस्टोग्राम की सबसे मैक्सिमम एरिया कंटेन होगी, जैसा आपने एग्जाम्पल में भी देखा, और मैं उसे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ। ये था भाई मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इन अ हिस्टोग्राम। आप, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, इसका अप्रोच, इसका इंट्यूशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें स्टैक कैसे यूज होता है, इसमें ये इसका बेसिस कैसे है जुड़ा हुआ है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट से।
इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे गाइस। और हाँ, एक और चीज़, ये अगर आपने, एक और क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है यार, ठीक है, और वो मैट्रिक्स टू बी मोर स्पेसिफाइक एक बाइनरी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर 0 1 1 1 0 0 ऐसे भरे पड़े होते हैं, ठीक है। और आपने करना क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बाइनरी मैट्रिक्स का सबसे मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया कौन सा पॉसिबल है वो रिटर्न करना होता है। जैसे इस एग्जांपल के लिए जो मैक्सिमम रेक्टेंगल है वो ये है, तो आपने ये बेसिकली 2 into 3 बेसिकली ये 6 रिटर्न करना होता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना इस गेट मैक्सिमम एरिया से ही सॉल्व होता है। मैंने मैट्रिक्स प्लेलिस्ट के अंदर ना ये सेम क्वेश्चन बना के रखा हुआ है भाई। वो पर्टिकुलर वीडियो ना 52 मिनट का हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया वो। तो उसमें वो करता क्या हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैं गेट मिनिमम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट को सॉल्व करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया ना भाई, आपको वो वाला वीडियो बहुत मजा आएगा। आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, वो मैट्रिक्स प्लेलिस्ट के अंदर है, फाइंड द एरिया इन बाइनरी मैट्रिक्स कुछ करके है। यही बताना था भाई, आप जरूर जाके वो चेकआउट करना। आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, मेरा पिन कमेंट में सब कुछ दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स विंक्स हैं, आप मुझे जरूर सपोर्ट करो। इस वीडियो के लिए इतना रह देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।